कसैलापन गृहलक्ष्मी की कहानियाँ। जयप्रकाश जब भी अपनी खिड़की खोलकर दूर फैले आसमान की तरफ देखता है, तब पूजा उसके दिलो-दिमाग पर छा जाती है। पश्चाताप की लकीरें उसके दिल पर लहराने लगती हैं। बेहतर जिंदगी की चाहत में इंसान ये क्यों भूल जाता है कि उसका अंतिम पड़ाव कैसा होगा और वो कहाँ तक पहुँचेगा। जब ये बातें उसको ज़्यादा परेशान करती है तो वो सोचता है कि पहुँचना तो हमको भी उसी आसमान में है, और इसी बीच वो अपनी पिछली जिंदगी की तस्वीरें सोच कर अपनी तरल आँखों से दूर तक अपने अतीत में भटकने लगता है। ऐसे तो पूजा बहुत बार उसके ख्यालों में आकर दूर निकल जाती थी, पर जब से उसके गांव से आए एक रिश्तेदार ने उसको बताया कि उसके बड़े बेटे ने नोएडा में एक कपड़े प्रिंट करने की फैक्ट्री डाली है, तब से उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तब तो उसने अपना छोटा सा बंगला भी बना लिया है और पूजा भाभी और बाबूजी के साथ वहीं शिफ्ट कर लिया है। पुराना वाला मकान शायद किराए पर उठा दिया है। उसने आगे बताया, पूजा भाभी तो बिल्कुल सेठानी लगने लगी है। सारा दिन पोते को खिलाती रहती है। लगता है पुराना वाला गम वो पूरी तरह भूल चुकी है। सुनते ही जयप्रकाश के माथे पर जैसे हथौड़े बजने लगे। वो सोचने लगा, बाबूजी के लिए मैं इतना बेगाना हो गया कि उन्होंने मेरे बेटे की शादी भी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं। अम्मा की मृत्यु की खबर भी 1 साल बाद मुझे किसी दूसरे से पता चली। दिल के दूसरे कोने से पुरजोर सवाल सुनाई दिया। बाबूजी हेडमास्टर थे, इसलिए अपना हर निर्णय बेहद दृढ़ता से लेते थे। देखा जाए तो वो खुद भी पुराने रिश्तों को कितना निभा पाया, सारा कसूर किसी का तो है, यही सोचकर वो चुप रहा। यहाँ तक कि वे उस गांव की औरत पूजा तक से हार गया। बस इन्हीं बातों से उसका मन उद्विग्न रहने लगा था। सोचता रहता कि जिंदगी में इतना तामझाम करने के बाद भी उसे मिला ही क्या। रिटायरमेंट के बाद इस डीडीए फ्लैट में 3 कमरों की जिंदगी और खिड़की से दिखता हुआ खुला आसमान, जिसमें वो राहत के कण ढूंढा करता है। कहने को तो यह उसका अपना फ्लैट है, पर इस दरवे जैसी जिंदगी में उसने क्या पाया। घुटनों में गठिया का दर्द और डायबिटीज की बीमारी और अकेलापन। कहने को तो जयप्रकाश की कितनी कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी थी,
कई कहानियों को तो उसे प्रशंसा भी मिली है, कितने सारे लेख भी छपे हैं, एक पत्रिका का उसने संपादन भी किया है। लेकिन जब जब उसकी उम्र 60 साल की हो गई है तो उसके शरीर में शिथिलता सी आने लगी है। जी करता है कि उसे कोई गर्म गर्म चाय बनाकर पिलाए, जैसे पूजा पिलाया करती थी। उसके पैरों की कोई गर्म तेल से मालिश करे, जैसे पूजा करती थी। कोई उसके पास बैठकर प्यार से 2 शब्द बोल दे, जैसे पूजा मुस्कुराकर उसके सामने खड़ी हो जाती थी। उसकी दूसरी पत्नी मीरा तो अपने रूटीन की आदी हो चुकी है। उसके पास तो इन सब बातों के लिए समय ही नहीं है। वैसे ऐसी बात नहीं है कि मीरा से शादी करके उसने अपने आप को ऊंचाइयों तक न पहुंचाया हो, एक आधुनिक जिंदगी का पूरा स्वाद न चखा हो, परंतु अब जबकि उसको अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए खुद उठना पड़ता है, तो उसके घुटनों में ज़्यादा दर्द होने लगता है। अपने आप अपनी अलमारी में से कोई दर्द निवारक ऑइंटमेंट निकालकर अपनी एड़ियों में धीरे धीरे मलने लगता है। जवानी के जोश में जिन चीज़ों को वो छोड़ देना चाहता था, आज बुढ़ापे के दौर में उसे वो सब चीज़ें बेहतर याद आने लगी है। पूजा जब ब्याह कर आई थी तो वो कितनी सुंदर लगती थी। हमेशा कहा करती थी, मालिश करने से बदन झरहरा हो जाता है, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। जयप्रकाश उसे झिड़क देता, जाने किस गंवार से रिश्ता जोड़ दिया। बाबूजी ने गांव की जिंदगी से आगे तो इसने कुछ देखा ही नहीं है। मुझसे इस तेल फुलेल की चिपचिपाहट बर्दाश्त ही नहीं होती। कहते कहते वो सांस भरने लगता है। उसकी झुंझलाहट देखने के बाद भी पूजा मुस्कुराती रहती थी। ऐसा भी नहीं था कि पूजा बिल्कुल अनपढ़ थी। गवर्नमेंट कॉलेज से उसने इंटर पास किया था। सिलाई कढ़ाई और घर गृहस्थी के सभी कामों में वो निपुण थी। जमींदार पिता थे, इसलिए उसने दूध दही की भरमार देखी थी। तेल मालिश करके हष्ट-पुष्ट शरीर देखे थे। गेहूं चने के लहलहाते खेतों की खुली हुई हवा देखी थी। साहित्य को वो वहीं तक समझती थी जितना उसने पढ़ा था। लेखक से भी प्रशंसात्मक बिंदु तक पहुंचा जा सकता है। बात उसकी समझ से बाहर थी। उसको सज संवर करके अमराइयों पर झूले डालकर झूलना अच्छा लगता था। सरसों के साग के साथ मक्के की रोटियां बनाकर मक्खन लगाकर खाना और खिलाना, पूरी कचौड़ी की दावत और मगज के लड्डू बनाना, केसर डालकर खीर बनाना, सुंदर सुंदर तकिया गिलाफ और मेजपोश काढ़कर प्रशंसा लूटना अच्छा लगता था। जयप्रकाश उसकी इन बातों को देखकर झटपटा जाता था। इसी सब को चलते उसका बेटा बहू भी हो गया था। जयप्रकाश को हमेशा लगता, ऐसी
ठहरी हुई जिंदगी में उसे मिलेगा भी क्या? प्राइवेट स्कूल में हिंदी का मास्टर कब तक बना रहेगा? उसका व्यक्तित्व तो वहीं ठहर कर रह जाएगा। वो मोदी नगर से बाहर निकलना चाहता था, जिससे उसके विचारों में कुछ परिवर्तन आए। मास्टरी की मुट्ठी भर कमाई से वो वैसे कुछ नहीं कर पाता था जैसा कि वो चाहता था। शादी के पूरे 6 साल बाद उसे दिल्ली में एक पत्रिका में एक नौकरी मिल गई थी। वो दिल्ली चला आया। लिखने का उसे शुरू से शौक था। उस समय तक उसकी कई कहानियाँ चर्चित भी हो चुकी थीं। लेखकों की जमात में उसे जाना जाने लगा था। लोग प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे थे। छुट्टियों में वो मोदी नगर जाकर पूजा तथा अपने माता पिता और बहू से मिल आया करता था। कई बार उसके मन में आया भी था कि पूजा को अपने साथ दिल्ली लाकर उसको यहाँ के माहौल में ढालें, पर अम्मा की आर्थराइटिस की बीमारी के विषय में सोचकर वो चुप हो जाता था। पूजा भी अपने मायके से इतनी भरी पूरी थी कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरे दिल्ली में किराए के मकान से लेकर होटल में खाने पीने के खर्चे बचत होती ही कब थी। धीरे धीरे उसने पैसे भेजने बंद कर दिए। उन्हीं दिनों संपादकीय नौकरी के दौरान उसकी भेंट मीरा से हुई। जयप्रकाश की लेखक प्रतिभा से वो बेहद प्रभावित थी। जयप्रकाश को भी मीरा के साथ किसी भी विषय पर देर तक चर्चा करना अच्छा लगता था। बिल्कुल आधुनिक विचारधारा, जिसमें भारतीय विचारधारा का भी पुट रहता था। जयप्रकाश को उसका व्यक्तित्व भाने लगा। जिस तरह सम्मोहन में आदमी फंसता जाता है और उसे ध्यान से नहीं रहता है कि आगे चलकर उसकी जिंदगी पर इस सम्मोहन का क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जयप्रकाश भी मीरा की गिरफ्त में फंसने लगा था। मीरा भी उसके चारों तरफ मंडराती हुई रहती थी। फिर शहरों की दूरियां, जो कुछ सामने दिखता है, सब कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देती है। फिर एक दिन ऐसा आया जब मंदिर में जाकर दोनों ने शादी कर ली। मीरा के माता पिता देहरादून में रहते थे और वो वहाँ दिल्ली में अकेली, इसीलिए उस पर किसी का कोई बंधन भी नहीं था। उसने लेखक क्षेत्र में जयप्रकाश को बहुत सहारा दिया था, यहाँ तक कि वो एक जानी मानी पत्रिका का संपादक भी हो गया था। धीरे धीरे जयप्रकाश की दूसरी शादी की बात चारों ओर फैल गई। पूजा को जब पता चला तो बेचारी सिर्फ आंसू बहाकर
रह गई। बेचारी घर गृहस्थी वाली औरत इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि दिल्ली जाकर जयप्रकाश और मीरा के विरुद्ध कोई दांव पेच भी लड़ा सके। उस पर सास बीमार, वो सिर्फ इसी बात से संतुष्ट थी कि उसके पास उसका बेटा है, जिसको देख देख कर वो अपनी बाकी जिंदगी काट लेगी। दूसरे माता पिता समान प्यार और सहारा देने वाले सास ससुर भी उसके साथ थे, लेकिन हेडमास्टर साहब को चैन नहीं था। बहू का दुख उसने देखा नहीं जाता था। एक दिन बेटे के दफ्तर का पता ठिकाना खोजते हुए वो दिल्ली पहुंच गए थे। पिता को यूं अचानक आया देखकर जयप्रकाश बुरी तरह सकपका गया। थोड़े बहुत खानदानी संस्कार उसके रगों में अभी तक थे। बोला, बाबा आने की सूचना भिजवाते तो मैं आपको लेने स्टेशन आ जाता। मैं तुम्हारे घर ठहरने नहीं आया हूँ। जयप्रकाश, सिर्फ चेतावनी आया हूँ। चाहे कोई कितना भी महान आदमी क्यों न बन जाए, अपनी ड्योढ़ी छोड़कर किसी को न शांति मिलती है न मिलेगी। अभी भी देर नहीं हुई, मेरी बात मानो और घर वापस लौट आओ, वरना एक दिन पछताओगे जरूर। मैं मानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया है गलत किया है, लेकिन बाबा, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मीरा की वजह से ही हूँ, वरना सारी जिंदगी मैं भी आपकी तरह हेडमास्टर ही बना रहता। बाबा समझ गए उनका बेटा पूरी तरह थोड़ी आधुनिकता, थोड़ी सफलता और अपनी भावुकता के बहाव में बह चुका है। अब कोई भी तर्क उसे वापस नहीं ला सकता। नम आंखों से वो चुपचाप उठे और जयप्रकाश की पीठ थपथपाते हुए बोले, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। और वो मोदीनगर वापस लौट आए। उसी समय मन ही मन उन्होंने प्रण लिया कि अपने पोते बहू की वो इतना लायक बनाएंगे कि जयप्रकाश देखता ही रह जाएगा। इस बात को पूरी 25 साल हो गए। जयप्रकाश का मीरा से एक बेटा भी हुआ। इस बीच न वो मोदीनगर गया, न वहाँ से कोई बुलावा ही आया। जब तक जयप्रकाश रिटायर नहीं हुआ था, अपने काम की व्यवस्था उसे इस कदर घेरे रहती थी कि उसे कभी अपने बारे में भी सोचने का समय नहीं मिलता था। कभी पूजा या बहू को ध्यान आता भी था तो वो मीरा और अपने बेटे इंदर को देखते
ही मन बदल लेता था। उसी समय उसने किसी तरह अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट बुक कर लिया था। मीरा ने भी काफ़ी सहयोग दिया था ताकि रिटायर होने के बाद दोनों आराम से रह सके। लेकिन रिटायर होने के बाद जयप्रकाश के पास समय ही समय था। कितनी कहानियाँ पढ़े, कितनी लिखे। चश्मे का नंबर बढ़ गया था। हाथ काँपते थे। मन में ये बात आ गई थी कि अब पढ़ लिख कर मिलेगा भी क्या। प्रशंसा के 2-3 पत्र, थोड़ी सी वाहवाही, कोई पैरों में दवाई तो नहीं लगा सकता। दवाई तो दूर, कोई एक कप चाय भी पिलाने वाला नहीं था। ये सब उसे खुद ही करना पड़ता था। मीरा ने भी रिटायरमेंट के बाद खुद को व्यस्त रखने के लिए बुटीक खोल लिया था। थकी हारी घर लौटती तो सोफा पर लेट जाती। घर में बैठकर भी टाइम पास करने के लिए वो नए नए डिजाइन बनाया करती थी। जयप्रकाश का मन करता वो उससे उस समय वो कुछ बात करे, पर उसकी थकी थकी हालत देखकर चुप हो जाता था। घर में एक नौकर था जो उल्टा सीधा खाना बना दिया करता था। मीरा को अच्छा खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए जयप्रकाश ब्रेड ऑमलेट से ही काम चला लिया करता। मीरा और उसका बेटा इधर घर में मेहमानों की तरह रहते थे। पढ़ने में भी इंदिरा बहुत होशियार नहीं था। जैसे तैसे उसने इंटर पास कर लिया था। आवारा लड़कों की तरह घर आता और चला जाता। जयप्रकाश को इज्जत देना तो दूर, उसकी कोई बात वो सुनता तक नहीं था। इस बात का जयप्रकाश को बेहद अफसोस रहता था। उसने कई बार मीरा को समझाया भी, पर मीरा ने उसकी कोई बात नहीं मानी थी। एक तरह से सहभागी दिनों की आपसदारी में जयप्रकाश मीरा के कहे अनकहे एहसानों से इतना दबता चला गया था कि कभी ऊपर उठकर बोल ही नहीं पाता था। जिंदगी का यह पासंग अपने आप ही बदल गया था। कई बार जयप्रकाश का मन करता कि वो एक बार मोदीनगर हो आए। जब से उसे रिश्तेदार से पूजा के बारे में सुना था, उससे मिलने की ललक उसके मन में बढ़ती ही जा रही थी। यही सब सोचकर एक दिन उसने मोदीनगर जाने का प्रोग्राम बना लिया। मीरा से उसने झूठ बोला कि वो 4-5 दिन के लिए अपने दोस्त से मिलने अलीगढ़ जा रहा है। मोदीनगर पहुंचकर उसे लगा
जैसे वो किसी स्वर्ग जैसी दुनिया में आ गया है। पत्ते पत्ते से जैसे उसकी पुरानी पहचान थी। यहाँ का खुलापन, सर्दियों की गुनगुनी धूप उसके शरीर को बहुत सुख दे रही थी। बस से उतरकर उसने रिक्शा किया और पते के अनुसार सीधे बहू के बंगले पर पहुंच गया। बंगले में घुसते ही पूजा मिल गई। आंगन में चारपाई पर लिटाकर वो पोते को मालिश कर रही थी। पोता किलकारियाँ मार हंस रहा था। पूजा जयप्रकाश को नहीं पहचान पाई, न वो ही पूजा को पहचाना पाया। 25 वर्ष अंतराल आ गया था दोनों के बीच। चेहरा मोहरा, चाल ढाल सभी कुछ तो बदल गया था। तभी 80 साल के हष्ट-पुष्ट हेडमास्टर जी कमरे से निकलकर बाहर निकल आए। अपनी बारीक आँखों से उन्होंने जयप्रकाश को देखा तो तुरंत पहचान गए। पूजा बहू, यह तो जयप्रकाश है। तुमने इसे नहीं पहचाना? उन्होंने सोचा भी नहीं था कभी जयप्रकाश वापस भी लौटेगा। आंसुओं की अविरल धारा निकल पड़ी थी उनकी आँखों से। जयप्रकाश भी भावुक हो उठा था। उस समय उसे पूजा बेहद महान लग रही थी। सोच रहा था पूजा ने कितनी समझदारी से पूरे घर को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए जयप्रकाश को लगा जैसे वक्त ठहर गया था और वो उसी वक्त में समा जाना चाहता था। इधर हेडमास्टर साहब बहुत खुश थे। जो भी मिलने आता सभी से यही कहते, हमारा जयप्रकाश वापस आ गया है। थोड़ी देर के बाद बिहू भी वापस आ गया। उसे देखते ही जयप्रकाश की बाजें खिल गई। कितना समझदार की तरह गंभीर हो गया था वो। संस्कारों और मर्यादा की सीमा रेखा से बंधा हुआ, लेकिन बिहू अपने पिता को ऐसे देख रहा था जैसे किसी दूर के रिश्तेदार को देख रहा हो। उसमें न गुस्सा था न आत्मीयता। हेडमास्टर साहब के कहने पर उसने पिता के पैर तो छुए, लेकिन कोई अतिरिक्त लगाव नहीं दिखाया। घर के अंदर गया, खाना खाया और फैक्ट्री के लिए निकल गया। जयप्रकाश 4 दिन मोदीनगर में रहा। पूरे घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। घर में बड़ों का आदर था, मान सम्मान था। घर का साफ सुथरा सुपाच्य भोजन तीनों प्रहर पकता था। जयप्रकाश ऐसे खाना खा रहा था जैसे बहुत दिनों से भूखा हो। हर सुबह उसे
धुले प्रेस किए कपड़े मिलते थे। हेडमास्टर साहब उसे बीच बीच में अप्रोच रूप से जतलाते भी जाते थे कि पाक विद्या में निपुण बनाने के बाद पूजा ने अब चौके की बागडोर बहुत को सौंप दी है। यह वो पूजा है जिसे तुमने अपनी नासमझी से नकारा था, आज वही अपना घर बनाकर रखने में कितनी समर्थ है। इस बीच वो बहू की फैक्ट्री भी देख आया। एक बार उसके मन में आया कि इंदिरा को भी यहीं भेज दें। बहू के विचार, संस्कार, कर्म, ठकता जैसी भावनाएं देखकर वो सकता है वो भी बहू की तरह ही बन जाए, लेकिन उसकी कुंठाओं में उसे कुछ कहने ही नहीं दिया। लोगों की निगाहें उसे चुभती हुई सी प्रतीत हो रही थी, जैसे कह रही हो कि इस घर के लिए वो कितना कसूरवार है, पर मुंह पर वो किसी से कुछ कह नहीं पाता था। वास्तव में वो खुद भी यही सोचता रहता था कि यहाँ वो कितने आराम से रह सकता है, उसकी बाकी जिंदगी भी उसी तरह आराम से कट सकती है जैसी वो चाहता है। पूजा को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन उसकी मृग तृष्णा की मानसिकता ने उसको कहीं भी स्थिर नहीं रहने दिया था। 5वें दिन उसे मीरा की याद सताने लगी। वो सोचने लगा वो उसके आने की प्रतीक्षा कर रही होगी। धीरे धीरे पूजा का मोह उसके मन में सिमटने लगा था। वो जल्दी से जल्दी मीरा के पास पहुंचना चाह रहा था। उसने धीमे किंतु स्पष्ट शब्दों में संभल संभल कर कहा, बाबा अब मुझे वापस दिल्ली के लिए निकलना है। वहाँ काफ़ी काम मुझे निपटाने हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। फिर अपने पोते को गोद में उठाकर बोला, इसके लिए तो मैं ज़रूर आऊँगा। हेडमास्टर साहब बहुत धीमे स्वर में बोले, बेटा जल्दी जल्दी आते रहना। मेरी पकी हुई उम्र कब धोखा खा जाए और पूजा और बहू अकेला रह जाए नहीं मालूम। जयप्रकाश हाँ हाँ कहता रहा, पर धीरे धीरे वो हर बात से उखड़ रहा था। चलते समय बहू भी आ गया। बड़े मन से बोला, चलिए पापा मैं आपको छोड़ आऊँ। इन 4 दिनों में बहू को पिता से आत्मीयता तो नहीं हुई थी, लेकिन जो संस्कार उसे विरासत में मिले थे उनका पालन तो उसे करना ही था। चलते समय बहू ने उसके पैर छुए, लेकिन जयप्रकाश को अब कोई भी मोह पकड़ नहीं पा रहा था। वो बहू की गाड़ी में बैठ गया और सभी
परिवारजनों को हाथ हिलाता हुआ बस के अड्डे तक पहुंच गया। बस में पिता को बैठाते समय बेहू ने उसे आश्वस्त किया, पापा आप किसी भी बात की फिक्र मत करिएगा। आप जब भी कहेंगे मैं आपको लेने आ जाऊंगा। जयप्रकाश को उस समय कोई भी उत्तर नहीं सूझ रहा था। बस यही सोचता रहा कि पता नहीं वो मोदी नगर दोबारा आ भी पाएगा या नहीं। बस धीमी गति से आगे बढ़ने लगी। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा। अब उसे स्वतंत्र रूप से मीरा का ध्यान आने लगा था। अब तक वो बुटीक से वापस आ गई होगी। थकी थकी सी सोफे पर बैठ गई होगी। पता नहीं उसे नौकर ने चाय दी भी होगा या नहीं। शरीर में असमर्थता सी उभर आई। इंदिरा का ध्यान आते ही मन में कसैलापन आने लगा। घुटनों में पुनः दर्द होने लगा। फिर अपना फ्लैट, अपना कमरा याद आया। सोचने लगा यदि ये बस आसमान की तरफ चली जाए तो उसे अपनी गृहस्थी के सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाए। जाने के बाद सभी रह लेते, मीरा भी रह लेगी, पूजा तो रह ही रही है। वो फिर आसमान की तरफ देखने लगा, जहाँ रात और भी स्याह होने लगी थी। उसमें कई सितारे निकल आए थे। वे एक एक करके सबको याद करने लगा था। पूजा, बेहू, बाबा, मीरा और उसका छोटा बेटा इंदिरा, ये सभी इन्हीं सितारों की तरह चमकते तो हैं, पर उसे राहत कौन दे सकता है? कोई नहीं। बस यही सब सोचते सोचते उसने बस की खिड़की पर सर टिका दिया। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी में।